और इसलिए जब उन्होंने सर्वे कराया था अंग्रेजों ने 1901 में, जो कहते हैं ना कि भारत में साक्षरता तो मात्र 20% थी, 15% थी, इसलिए कि जो लोग वेद जानते थे, यहां तक कि जो लोग फारसी में कुरान भी पढ़े थे, जो लोग चरक संहिता जानते थे, सुश्रुत संहिता जानते थे, उनकी निगाह में क्या थे? वो निरक्षर, अनपढ़। चारों वेद कंठस्थ है लेकिन है अनपढ़, गीता पर प्रवचन दे रहे हैं लेकिन उनकी निगाह में है अनपढ़। तो ये जो सर्टिफिकेशन का 1835 के एजुकेशन एक्ट में उन्होंने एक प्रावधान करके मजबूर किया हमें उनके कैरिकुलम से पढ़ने के लिए, हर सरकारें करती है। तो आज क्यों ना हम भारत सरकार के माध्यम से एक ऐसे कैरिकुलम को डिजाइन करें जो कि आधुनिक सामर्थ्य भी हो, लेकिन और उससे पढ़ा हुआ बच्चा हर जगह उसको नौकरी से लेकर के और प्रवेश के लिए सामर्थ्य भी हो, लेकिन वो मूलतः अपनी संस्कृत की महनीयता से जुड़ा भी हो। तो वो करिकुलम है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड का करिकुलम है। ईशा वास्तविदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अगर ये भाव लोगों के मन में हो जाए तो इनइक्वालिटी रहेगी, असमानता रहेगी। अगर जो पतंजलि योग दर्शन का यम नियम जिसके जीवन के एल्गोरिदम में, सॉफ्टवेयर में और चेतन में उतर जाए, सत्य, हिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या बुद्ध का सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अष्टांग, अगर ये बुद्ध का, जैन का वो पंच महाव्रत, पतंजलि का यम नियम, भगवत गीता का दैवी संपद 16वें अध्याय का दशकम धर्म लक्षणम, अगर ये सारी चीजें, अगर हम योग वशिष्ठ, जो वशिष्ठ ने राम को संदेश दिया, इन सारे मूल्य बोधों को हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में एक साथ एक बहुत ही अच्छे ढंग से निर्धारित करते हुए और आधुनिक सामर्थ्य विकसित करने की दृष्टि रखते हुए ऐसे पाठ, ऐसे लेसन हमने रखा है कि वो मूल्यबोध बच्चों के एल्गोरिदम का, विचारों का अंग हो जाए। तो इसलिए लोगों से कहना है कि भारतीय संस्कृति इसलिए जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आज के ज्ञान से जीवन जिया जा सकता है तो पुरानी क्या जरूरत है। आप ये बताइए कि आप माताएं लोग, बहनें तो ज्यादा अच्छा जानती हैं, किचन की जो थाली आपकी है, मान लो आपका सारा ज्ञान आज हम शून्य कर दें अभी किसी जादू से, ठीक है, कोई जादू जानते हो, हम कहेंगे सारा ज्ञान खत्म, पुरानी कोई जरूरत नहीं आपको, और अचानक आपसे कहा जाए कि अब कौन सी चीज खाएं, सब भूल जाओ, मतलब आपको सब धनिया, सौंफ सब भूल गया दिमाग से, लौकी भी भूल गई, सब कुछ नहीं याद है, और आपसे कहा जाए कि प्रकृति की इतनी विराट वनस्पतियां हैं, इसमें से ढूंढ करके एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट थाली बनाओ, एक जीवन में कर पाओगे? कोई कर सकता है एक जीवन में? इतनी वनस्पतियां हैं कि एक क्षण चक के मर जाएगा। तो क्या है, जो हमारी थाली आई है पूरी सांस्कृतिक विरासत में, ये थाली में कोई विज्ञान नहीं है, क्योंकि अनगिनत वनस्पतियों में से इन्हीं फलों को, इन्हीं कंदमूल को, इन्हीं पुष्पों को क्यों चुना गया बिना शोध के? तो क्या ये विजडम हमें नहीं जानना चाहिए? लोग कहते हैं नहीं साहब, वो पुराने विजडम की क्या जरूरत है। अच्छा, मान लो पुराने विजडम में कोई गलती हो गई हो, मान लिया, तो उसमें हम सुधार भी तो तभी करेंगे जब पुराना हमें मालूम होगा गलती हुई है। तो इसलिए एक्रूड विजडम कहते हैं, जो रिसीव्ड विजडम, एक्रूड विजडम। विजडम के दो प्रकार हैं, एक इंग्लिश में उसको कहते हैं रिसीव्ड, जो प्राचीन ज्ञान आपको प्राप्त है, और दूसरा होता है एक्रूड, जो आपने एक्वायर किया, जो आपने प्राप्त किया। दोनों विजडम जब तक एसिमिलेट नहीं होता, सम्मिश्रित नहीं होता, और आज की आवश्यकता के अनुसार आपके दिमाग की, बुद्धि की फैकल्टी उसको एग्जामिन नहीं करती, तब तक आप आज के लिए योग्य ज्ञान, नॉलेज प्रोडक्ट से जुड़ नहीं सकते। इसलिए हमारी पुस्तक में आप देखेंगे, पाठों को पढ़िएगा, रिसीव्ड विजडम, एक्रूड विजडम, यथावत ऐसा नहीं कि हमने अतीत को रख दिया ऐसे ही पिष्टपेषण के लिए।
जो आज की तारीख में एक क्रूड विजडम है, उसके तहत उसका साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है और आज भी वो उपयुक्त है, सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त है, यह सिद्ध करते हुए जो उपयुक्त पाठ हैं उसी के अनुरूप ही उसकी संरचना की गई। और इसमें 2000 प्रोफेसर और 3500 शिक्षक समय समय पर अपनी भूमिका, अपनी राय, परामर्श, विचार दिए हैं। एक दिन में ऐसे उठा के नहीं किया गया है, कट पेस्ट नहीं किया गया जैसे कंप्यूटर पे होता है, यहां से उठाया वहां रख दिया, वहां से उठाया वहां रख दिया। तो ये भारतीय संस्कृति इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो आपकी उम्र में पूछूं कितनी है, आप बताओ बहन जी, हरियाणा की प्रभारी 49। मैं कह रहा हूं आपकी उम्र जो है कम से कम अंग्रेजों के अनुसार भी 5049 साल है। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई ना? बैठ जाइए। मतलब हम क्या सिर्फ शरीर के ढांचे हैं? सिर्फ ये शरीर जो हमारी यही है क्या? ये जो हमारा ज्ञान है ये भी तो हम हैं। तो ये जो हमें जो सांस्कृतिक बोध प्राप्त हुआ है, कितने हजार सालों का बोध है ये समन्वय, लाखों वर्ष है। लेकिन अंग्रेजों की निगाह में इसलिए मैंने पूछा कि अंग्रेज भी 5000 पुराना तो मानते हैं ना, 5000 साल। तो हमारी उम्र कितनी हो गई? 5049। और अंग्रेज की उम्र कितनी हो गई? ज्यादा से ज्यादा 424 साल। ठीक, तो हम तो 5049 साल पुराने वृद्ध हैं ज्ञान में, और वो है 400 साल वाले, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं और उनको मान रहे हैं यही हमारे माई बाप हैं। और अपनी ज्ञान परंपरा को हम शून्य मानते हैं, हीन भावना उन्होंने जबरदस्ती जो ठूस दिया उसी के साथ हम जी रहे हैं, उसी के लिए अभिशप्त हैं। और थोड़ा भी परिवर्तन करने में हम संकोच कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। इसलिए एक मिशन की जरूरत है और पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में यह अभियान आप लोगों के साथ चलेगा। एक और कंफ्यूजन हुआ है दीदी, मैं ये भी बहनों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि प्राचीन लोगों ने भी कुछ समझा नहीं भारत को। दरअसल यूरोप वाले कुछ लोग तो समझ करके भी हमें हीन बनाने के लिए, हमेशा राज करने के लिए, हमें बेचारी गुलाम बनाने के लिए किए। कुछ ऐसे थे जो बेचारे समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए उसका कारण बता रहा हूं। यूरोप में दर्शन और रिलीजन दोनों अलग अलग चलता था, और मैथमेटिक्स और साइंस उसमें हो इसकी तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की। उनके दिमाग में रिलीजियस फेथ अलग था, जो एक धार्मिक शब्द नहीं यूज करूंगा रिलीजन को, पंथिक, ठीक है, पंथिक कहते हैं इसको। रिलीजन धर्म का पर्याय नहीं है। पंथिक धर्म तो वो है जो धारण किया जाता है, एट्रीब्यूट्स, जो एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, प्रकृति के एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, अंग के रूप में आपके जीवन में जिस प्रकार के मूल्यों को धारण करना चाहिए वो धर्म है, वो शाश्वत है, वो कोई पंथ से, सेक्ट से नहीं जुड़ा है। तो पंथिक जो लोग थे, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, कैथोलिक आपके जितने भी वैज्ञानिक पाश्चात्य के डंका मारते हैं वो किस धर्म के मानने वाले हैं? क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियनिटी में जो बिलीफ सिस्टम है उनका, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों। ओल्ड टेस्टामेंट पुराना है जो ईसा से पहले का है, और न्यू टेस्टामेंट ईसा के बाद का है। दोनों को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं भी विज्ञान को, तर्क को, रीजन को कदम रखने की जगह ही नहीं है। ईसा मसीह अचानक डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं ईश्वर पुत्र हूं और ईश्वर का साम्राज्य स्थापित करने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं जो कहूंगा वो मानो, तुम मूलतः पापी हो। मैं उनका दर्शन बता रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं। कोई इसको चुनौती रूप में भी हमसे तर्क कर सकता है कि आप, ईश्वर जब नाराज हो गया क्योंकि मनुष्य ईश्वर का आदेश मानना बंद कर दिया, वो पापी हो गया, और पाप से मुक्त होने का के लिए एक ही रास्ता है कि मुझ में समर्पण करो। और बाद में चर्चिज ने क्या किया? रसीद काटना शुरू किया कि आपको अगर पाप से मुक्त होना है तो इतने की रसीद काट रहा हूं मैं, पैसा।
और इसीलिए 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल वहां भी आया। लेकिन जो उनके रिलीजन में, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कोई विज्ञान नहीं था, एक आइसोलेटेड सिर्फ एक विश्वास करो बिलीफ सिस्टम था। अब एक पैरेलल साइंटिस्ट अलग है, वो अभी भी चर्च जा रहा है, अभी भी न्यू टेस्टामेंट को मान रहा है वो, लेकिन वैज्ञानिक भी है। दोनों अलग अलग जीवन है उसका दोनों में कोई आपस में तालमेल नहीं है। विश्वास पद्धति अलग है और विज्ञान की यात्रा अलग है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भारत में जो वैदिक दर्शन है या जो उपनिषद है या उसके आधारित जो ग्रंथ हैं, उसमें सिर्फ बिलीफ ही होगा, सिर्फ विश्वास करने को होगा। उसमें कोई तर्क नहीं होगा, उसमें कोई गणित नहीं होगी, उसमें कोई खगोल विज्ञान नहीं होगा, उसमें कोई विज्ञान नहीं होगा, उसमें कोई रसायन नहीं होगा, वनस्पति शास्त्र की चर्चा नहीं होगी, जीवन की चर्चा नहीं होगी, चिकित्सा विज्ञान की चर्चा नहीं होगी। ये उन्होंने मान लिया तो पढ़ा ही नहीं। जबकि ठीक अगर भारत के आप टेक्स्ट को देखेंगे तो आपके भारत में जिसको हम धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म या बुद्ध धर्म भी, उसमें सिर्फ विश्वास करो ऐसा नारा नहीं है। सिर्फ एक बहुत ही तार्किक प्रणाली के साथ मनुष्य प्रकृति के बीच संबंध, मनुष्य मनुष्य के बीच संबंध, मनुष्य के समुदाय का प्रकृति से संबंध, मनुष्य के समुदायों का आपसी संबंध, इन सारे बातों को केंद्र में रखते हुए और पूरी की पूरी जो समग्र ज्ञान परंपरा है वह हमारे धार्मिक ग्रंथों में है। यहां तक कि अगर आप देवी स्तुति का भी ग्रंथ पढ़ें तो अगर उनके या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें तो उसमें 100 नाम अगर हैं तो सारे के सारे प्रकृति के किसी न किसी इन्हीं अंतर संबंधों के लिए आवश्यक शक्तियों के पर्याय के रूप में है। एक तरह से वो गिना रहे हैं कि इतने तरह की शक्तियां हैं प्रकृति की, इतने तरह की शक्तियां हैं सामाजिक, और सबकी स्वरूपा जो शक्ति है उसको प्रणाम करो, और सब एक ही शक्ति है, यूनिफिकेशन है, सभी एक ही के स्वरूप हैं सब। तो ये जो भाव था वो हमारे उनको कंफ्यूजन हो गया, इसलिए वो कहने लगे कि भारत के को हमने सिविलाइज किया, साइंटिफिक किया, और हमारे लोगों ने भी भूल गए। कोपरनिकस और केपलर से पहले आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत, सिद्धांतिका की जो बात की, ईसा से 1000 शताब्दी तक, मतलब 1000 साल पहले, कोपरनिकस से 600-700 साल पहले तक हमारी पूरी चर्चा हो गई थी, वो भूल गए। क्या उनको ग्रंथों में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं आना चाहिए? जो बात कोपरनिकस कहता है 16वीं शताब्दी में और उसको हिम्मत नहीं हुई जीते जी प्रस्तुत करने की, गैलीलियो ने कहा तो उसको आजीवन कारावास हो गया। लेनार्डो ब्रूनो ने उस बात को कही तो इसी रोम के फ्लावर मार्केट के खंभे से उसको बांधकर जला दिया गया, क्योंकि तुम क्रिश्चियनिटी में, चूंकि विज्ञान था नहीं, क्रिश्चियनिटी कहती थी पृथ्वी के चारों ओर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। उसने कह दिया, ब्रूनो ने और गैलीलियो ने, कि नहीं नहीं नहीं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो उसको फांसी की सजा हुई, जला दिया गया खंभे से सार्वजनिक चौराहे पर। और इस बात को भारत में 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट लिख गए आर्यभटिका में, 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त स्फुट सिद्धांत में लिख गए, भास्कराचार्य ने लिख दिया पूरे ग्रंथ सिद्धांतिका, बारामीर का ने पूरी चर्चा की, लेकिन वो कभी भी उनके खगोल विज्ञान की, उनके गणित की चर्चा हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं होती। तो हम ये मानते हैं कि हम तो पिछड़े हैं, अंधविश्वासी हैं। इसलिए हमें प्राचीन ज्ञान की आवश्यकता है कि आधुनिक में हम उसका उपयोग कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है, हमें रुपया कहां से मिलेगा अगर हम ज्ञान जान भी लें प्राचीन। तो एक छोटी सी झलक दे रहा हूं मैं आपको। आप अरहर और हल्दी कितने लोग उपयोग करते हैं अपने घर में? अरहर की दाल काफी लोग करते होंगे। तो ये आपको किसने सिखाया? किसने सिखाया? अरे सभी की, मतलब दादी ने, नानी ने सिखाया। चलिए, अरे उनकी दादी ने सिखाया, उनकी नानी ने सिखाया, चला आ रहा है। इसी पर एक वर्जीनिया की कंपनी ने अरहर को
कहा कि ये हमें भाई इस पर हमें अधिकार चाहिए, एकांगी अधिकार चाहिए, ठीक, कि ताकि कोई भी अगर कोई प्रयोग करेगा तो अरहर या हल्दी, दोनों अलग अलग कंपनियों ने दावा किया कि इन दोनों पर कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु प्रोडक्ट बनाएगा तो मुझे पेटेंट अधिकार दो कि पहले मुझसे अनुमति लेगा और मुझे पैसा देगा। अब ये बताओ कि हमारे देश में तो चरक संहिता में ही लगभग 1100 औषधियों की चर्चा है। अगर हम एक एक औषधि का भारत का बच्चा पढ़ के और उसको रिसर्च करके पेटेंट घोषित करा ले तो 1100 तो कॉर्पोरेट कंपनी यही खड़ी हो सकती है। और अभी पूज्य आचार्य जी ने 6,500 ढूंढ लिया तो 6,500 कंपनियां बन सकती हैं जो अरबों डॉलर कमा सकती हैं। तो ये कहना कि प्राचीन ज्ञान परंपरा से हमको क्या मतलब है, उससे हमें आर्थिक क्या फायदा होगा। और अगर कल्पना करो अगर अरहर और ये सारी चीजों पर, सारी औषधियों पर उनका अधिकार हो जाए, अश्वगंधा भी ब्रिटेन में चर्चा हो रही कि पेटेंट करो, जिलों पर अलग रिसर्च चल रही है। हमारे सारे ज्ञान को वो एक आधुनिक प्लेट में परोस के पेटेंट करा के और हमको ही फिर उसका गुलाम बना दें कि हमको अरहर का उपयोग करना है तो उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो क्या ज्ञान परंपरा नहीं जरूरी है हमें जानना? नीम का तो यूएसए ने पेटेंट कर भी दिया एक कंपनी को बहुत पहले, और तमाम विरोध के बावजूद भी वो कैंसिल नहीं हो पाया। अरहर और इसमें तो दाल में जो आपकी अरहर की दाल और हल्दी में तो बाद में ये जो CSIR है इसने विरोध किया यूएस में कि भाई ये तो हमारा सदियों से चला आ रहा है, इसको आप कैसे किसी को पेटेंट कर सकते हैं, तब जाके रुक गया। लेकिन नीम वाले में विरोध नहीं हो पाया, इसलिए नीम का पेटेंट एक कंपनी ने करा लिया अमेरिका में। अब भारत में कोई आदमी नीम से कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो पहले उससे इजाजत लेनी पड़ेगी, और नीम है किसका? तो हम क्यों चूक गए? क्योंकि हमने अपनी ज्ञान परंपरा को जानते तो हम रिसर्च करते, हम शोध करते, हम अग्रणी होते इसमें। और इतनी हीन भावना भर गई है 1835 के बाद के एजुकेशन सिस्टम से कि हम हर कुछ हमें विदेशी अच्छा लगता है। बल्कि यहां तक कि मुझे याद है कि मैं अपने गांव में दीदी, एक हमारे पड़ोसी थे, वो चले गए थे पढ़ने अमेरिका, तो जब वो यहाँ मतलब जिस कुल में पैदा हुए तो होता नहीं, चल रहा है सिस्टम की बिरादरी में शादी होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए। तो उनके एक भाई ने तो जो एक मान्यता है फालतू वाली, उसमें अपने उच्च कुल में शादी कर लिया, तो उसको तो गाली देते थे लोग, क्या बेकार आदमी है, शादी कर लिए जाकर के। और एक उसी का सगा भाई अमेरिका से एक अमेरिकी लड़की से शादी करके आया, तो उसका पूरा क्षेत्र अभिनंदन कर रहा था कि मतलब जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया हो। ये मतलब लोगों को लग रहा था कि अमेरिकी लड़की होगी तो भारत की लड़की से पता नहीं कितने गुना अच्छी होगी हो। ये हीन भावना का ये स्तर है, जबकि भूल गए कि भारतीय स्त्रियां तो एक आचरण की शुचिता की मानक हैं, और वो आचरण की शुचिता क्या है उनके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन उनका अभिनंदन हो रहा था। तो हीन भावना इस स्तर पर है। वहां जाकर के सऊदी अरेबिया में जाकर के जूता पॉलिश करेंगे, लेकिन यहां वहां से आएंगे तो इतने ठाट उठ से आएंगे कि विदेश से आया है, वो विदेश से आया हुआ है। जैसे हमारे, पहले मैं बनारस का रहने वाला हूं, तो हमारे गांव के लोग जाते थे तबेले पे काम करते। तबेला सुना हमने? नहीं, जो भैंसे और गाय होते हैं, आप लोग यहाँ भी बोलते हैं। तो जो वहां तबेले में काम करते थे तो वहां तो कीचड़ में रहते थे, और जब गांव आते थे तो एक नई घड़ी खरीदते थे, और भी मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, और एक जूता बढ़िया पहन करके और आगे आते थे कि मैं तो बहुत बाहर से आया हूं, मैं तो गांव में नहीं रहता, मुंबई से आया हूं। तो हमारी एक आदत हो गई है कि अपनी चीजों को महत्व न देना, जो चीज दूर है उसी को सम्मान देना। ये परंपरा शुरू हुई 1835 से ज्यादा, बल्कि मुगलों के जमाने में भी, हम गाली बहुत देते हैं मुगलों को हम लोग, लेकिन मुगलों के जमाने में भी ये परंपरा नहीं आई थी, ये स्तर नहीं था
कि वो मुगलों के जमाने में भी लोग कहे, लेकिन अंग्रेजों ने 1835 के बाद, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में सुनियोजित षड्यंत्र नहीं किया मुगलों ने, इन्होंने 1835 में सबसे पहले हमारे शिक्षा संस्कार पर प्रहार कर दिया। वहीं से हमारी पूरी की पूरी धारणा नष्ट हो गई। और एक अंतिम बात भारतीय संस्कृति के बारे में, हम सबसे पुरानी संस्कृति है, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा विश्व का इतिहासकार कहते हैं। बेबीलोन मेसोपोटामिया की संस्कृति, अवेस्ता जो फारस की संस्कृति, चाइना की ताओइज्म और कन्फ्यूशियस की संस्कृति, साउथ अमेरिका की मया संस्कृति और भारत की जो हमारी वैदिक संस्कृति, ये संस्कृतियां सबसे पुरानी मानी जाती हैं। और इसमें भी सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है। और सबसे बड़ी विशेषता भारत की क्या है कि बाकी सब संस्कृतियां नष्ट हो गई हैं। फारस में अवेस्ता दर्शन था, अवेस्ता उसी तरह का था जैसे वैदिक दर्शन है, लेकिन वो सारा का सारा अब क्या हो गया, वहां इस्लाम हो गया। यूनान, ग्रीस यूनान, जिसकी भी इतिहास शुरू होता है 900 साल पहले ईसा से, 2900 साल पहले अब से, वो भी टोटल विगत 1700 सालों से क्रिश्चियन होकर के अपना मूल जो उसकी कल्चर था उस संस्कृति से नष्ट हो गई। यूनान भी खत्म, यूनान खत्म, फारस खत्म, मिस्र खत्म, बेबीलोन खत्म। जो बेबीलोन है, फिलिस्तीन है, ये वही इलाका है जहां पर युद्ध चल रहा है इजराइल और गाजा का। तो वहां भी मूल संस्कृति जो थी वो अब नहीं है, वो देखने को नहीं मिलती है, अतीत हो गया। चाइना में भी जो मूल संस्कृति थी अतीत हो गया, वहां कम्युनिज्म आ गया। लेकिन भारत सारे झंझावातों के बावजूद सबसे प्राचीनतम के साथ साथ निरंतर चिरंतन रहने वाली संस्कृति है। इसमें कोई खास बात होगी तभी तो है, कोई खास बात होगी तभी तो जिंदा है, पुरानी भी है और अभी भी जीवित है। तो इसलिए इस संस्कृति के साथ अगर हम नहीं जोड़ेंगे, लोगों से समझाइए, तो कहां से जुड़ोगे। हाँ, अगर संस्कृति में कोई दोष आ गया है व्यवहारगत, तो उस व्यवहारगत दोषों का परिमार्जन करो, ना कि दूसरे के पीछे भागो। अरे किसके पीछे भाग रहे हो? जो लोग अब्राहिम रिलीजन के लोग, यहूदी और इस्लाम तो लगातार युद्ध कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म के मानने वाले तो यूक्रेन और रसा में रोज युद्ध कर रहे हैं। उनको हम अनुसरण करेंगे क्या? हमें उनको तो नहीं अनुसरण करना है, हमें तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। इसलिए ये जरूरी है कहना।